Yes, students. Today we will discuss about the kinetic energy of a particle which is executing SHM. Yesterday we were discussing about potential energy of a particle, and the potential energy is maximum at the extreme positions. जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा, मतलब कि प्लस ए डिस्टेंस पर होगा, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. दैट विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. And at the mean position the potential energy is zero, and then again at the extreme position on the another side of the mean position is also maximum. Today we will discuss about the kinetic energy and how we can find the kinetic energy. The general formula for the calculation of kinetic energy is half mv square, and velocity of a particle which is executing SHM is given as a omega cos omega t. So by putting this value in the formula of kinetic energy, we can easily calculate the kinetic energy of particle which is executing SHM. तो इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए. Then it will be half m, and the value of v is a omega cos omega t, a omega cos omega t whole square. Then the formula will be half m omega square a square and cos square omega t. This formula we can use to plot a graph. एक ग्राफ बनाने के लिए the graph between the kinetic energy and the time. टाइम और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बनाने के लिए ये इक्वेशन काम आ जाएगी. और इस इक्वेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं. किन टर्म्स में? ये किस टर्म्स में लिखी हुई है? इन द टर्म ऑफ टाइम. अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos square omega t is equal to 1. So the value of cos square omega t will be 1 minus sin square omega t. इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए. जैसे ही पुट करेंगे क्या इक्वेशन बन जाएगी? The equation will be k is equal to half m omega square a square. In the place of cos square omega t, we can write 1 minus sin square omega t, and the value of sin square omega t is y is equal to a sin omega t. a यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे. तो sin square omega t की जगह पर क्या लिख सकते हैं? y square a square. तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए. k is equal to half m omega square a square 1 minus y square upon a square. The LCM will be a square. LCM कितना हो जाएगा? a square आ जाएगा. और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम? a square minus y square. क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो जाएंगे. ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में. So the formula of kinetic energy will be half m omega square a square minus y square. This is the another formula for the kinetic energy. एक फॉर्मूला तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी. अनदर फॉर्मूला इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में आपको क्या पता लग जाएगी? काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी कि उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. एनीवेज हम लोग ग्राफ बनाते हैं. इसका ग्राफ बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पीरियोडिक फंक्शन का. पीरियोडिक फंक्शन ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी. और ये सारे पैरामीटर्स मैंने लिखे हुए हैं जो अभी तक हमने कैलकुलेट किए थे. इस वैल्यू को यहां लिख देते हैं. k इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी. नाउ वी हैव टू मेक अ ग्राफ. देखिए जो ग्राफ है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनेगा.
नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं आएगा। कल आई थिंक हमने ग्राफ में गड़बड़ कर दी। क्या इक्वेशन के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ था क्या? कल पोटेंशियल एनर्जी की हमने इक्वेशन लिखी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर लास्ट में ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको थीटा लिख देते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू ये पुट करता हूं 3/2 पाई, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 या -1? आपको ये पता है कि साइन 3/2 पाई कितना होता है, साइन 270 डिग्री -1 होता है। लेकिन अगर मैं इसको इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में पुट करूं, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा एंड होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, साइन 3/2 पाई एंड होल स्क्वायर, सो इट विल बी -1, और -1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो एनर्जी की कैलकुलेशन कभी नेगेटिव नहीं आएगी। और मैंने यहाँ पर देख लो इधर प्लस माइनस लगा रखा है क्या, इसमें प्लस माइनस नहीं आएंगे। तो जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ कहाँ बनेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनेगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं बनेगा। ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसमें क्रस्ट और ट्रफ नहीं होंगे। चलिए काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ बनाता हूं मैं। यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 0 t/4 t/2 3/4t एंड कैपिटल T। तो सबसे पहली वैल्यू फाइंड करते हैं। कब, केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, जब ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो आप। 0 कैसे आ जाएगा, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, 0 नहीं आएगा। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, cos स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ऐसा लिखना पसंद करूंगा, ये लिख सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी अगर ऐसा लिखेंगे तो। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू 0 है, मतलब पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं। और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 0 है, और इस पूरे का क्या लिखा था हमने, होल स्क्वायर गिवाना। ये 2π/t इंटू 0 करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर +1, और इसका स्क्वायर करोगे, +1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखो आप 0 क्यों बोल रहे हो, मैंने आपको cos की इक्वेशंस नहीं बताई क्या, मैंने बोला था ना cos या ये पीरियोडिक फंक्शन जिसमें भी होगा उसमें वो प्लस क्या चलेगा, आगे चलेगा ना, π/2 फेज आगे चलेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ से शुरू होगी ना, साइन और cos के ग्राफ नहीं पढ़े थे क्या, साइन का ग्राफ तो ये था और cos का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा रहता है। ये कितना फेज आगे होता है, π/2 फेज आगे होता है, तो इसमें 0 तो आएगा ही नहीं फर्स्ट केस में। नेक्स्ट, when t is equal to t/4, when t is equal to t/4, cos 2π/t and the value of t is t/4, और इस पूरे का हमने क्या लिख रखा है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, t से t कैंसिल होगा, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, सो इट विल बी π/2, सो cos π/2 और इसका होल स्क्वायर, दिस इज 0, और 0 से मल्टीप्लाई करते ही काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट, फिर से एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि t/2 पर ये कहां से पास होगा, t/2 पर यहां से शुरू हुआ जब 0 थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इस तरफ आ रहा था, फिर यहां पर आकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो मतलब कितना टाइम हो चुका होगा, t/2, और t/2 पर ही अगर ये मीन पोजीशन पर है तो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये दिख रहा हमें। यहाँ पर वेलोसिटी 0 थोड़ी है मीन पोजीशन पे,
अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, यहां पर होगी। फिर 3/4t पर एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वो रेस्ट में आ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर के। फिर लास्ट में फिर से मैक्सिमम, तो इसका ये ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ डेटा लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो आप मुझे। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं और उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, 0 t/4 t/2 नेक्स्ट 3/4t एंड कैपिटल T। अब इसमें जब ये मीन पोजीशन पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर 0, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर 0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी कितनी होगी? दोनों का सम कर दो। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हो? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो उसके लिए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको सारी वैल्यूज बता देता हूँ कि टोटल एनर्जी कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लिखी जाएगी। ये ग्राफ समझ आ गए? इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे हम एक ही ग्राफ में, अलग अलग नहीं बनाएंगे हम इनको। पहले इस डायग्राम में डेटा फिल करते हैं अभी जो हमने फाइंड किया। तो बताइए, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन मैक्सिमम 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी at extreme position is minimum and here it is also minimum which is 0। तो ये डेटा हो गया। अब इसके बेस पर हम लोग टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। मैं सारे केसेस लिखता हूं पहले, फिर उसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। व्हेन फर्स्ट केस था व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो उस केस में आपको इसकी टोटल एनर्जी बतानी है, और टोटल एनर्जी को मैं किससे लिखने वाला हूं? E से लिखने वाला हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। T इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी बताइए। ये मैक्सिमम वेलोसिटी पर होगा मीन पोजीशन पर, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी। टोटल एनर्जी कितनी आएगी? 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सेकेंड केस की बात करते हैं। व्हेन इट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन 1/4 वाइब्रेशन, जब ये कंप्लीट कर चुका है तो उस समय पर आप मुझे इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बताइए। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो ये किस में होगा? ये रेस्ट में होगा। काइनेटिक एनर्जी तो इसके पास नहीं होगी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। सो द टोटल एनर्जी इज 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड केस में निकालेंगे व्हेन t इज इक्वल टू t/2। थर्ड केस ये है, मतलब हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और हाफ वाइब्रेशन जब कंप्लीट होगा तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। फिर से मीन पोजीशन पे आ गया ना, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, टोटल एनर्जी 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ केस t इज इक्वल टू 3/4t। इस केस में भी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही आएगी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इसी तरह से लास्ट केस में जब 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उस केस में फिर से टोटल एनर्जी कितनी होगी? 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। टोटल एनर्जी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, उसमें कोई वेव नहीं आएगी। आपको दिख ही रहा है टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में क्या साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी आ रहा है क्या? इस इक्वेशन में ना तो साइन ओमेगा टी आ रहा है ना कोस ओमेगा टी आ रहा है। ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा।
अब तीनों ग्राफ को एक साथ बनाता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड A is amplitude, acceleration is small a. कब से ये ऐसा? अभी से। अब एक सुंदर सा ग्राफ बनाते हैं टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी हमारे डेटा से ये सामने आया कि टाइम पीरियड कितना भी चल रहा हो, टाइम कितना भी हो, खराब हो अच्छा हो, टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द टोटल एनर्जी। ये ग्राफ किसके लिए बनाया हमने? ई के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये हमने अभी बनाया था इसमें। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, इसको थोड़ा अलग बना देते हैं, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं इसको ताकि डिफरेंस आपको पता लगे। एंड दिस डॉटेड ग्राफ इज ऑफ विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब आप देख लीजिए किसी भी कंडीशन में, अगर मान लो हम इसके यहां पर बीच में कोई कंडीशन लेते हैं इस पोजीशन पे, जब ये पार्टिकल इस पोजीशन से यहां पर पहुंचा, मीन पोजीशन से इस पोजीशन पर आएगा, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और बाकी की क्या होगी? बाकी की काइनेटिक एनर्जी होगी। वो हमें पता है, रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा बढ़ते बढ़ते ये किस में आ जाएगा? ये रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आ जाएगा तो साफ सी बात पता लग रही है। आप देखो इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करो आप, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, पहले मैक्सिमम थी काइनेटिक एनर्जी, फिर किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दूसरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उनका टोटल हमेशा क्या रहेगा? उनका टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, अब ये सारे डेटा हम लोग इसमें कंप्लीट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मीन पोजीशन पर कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सब जगह पर सेम है तो मतलब कांस्टेंट है। ये आपने किसमें स्टडी किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ में आपने ये स्टडी किया था कि टोटल एनर्जी सब जगह पर एक जैसी रहती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग स्प्रिंग के लिए बात करते हैं कि स्प्रिंग किस तरह से ऑसिलेट करता है और उसके ऑसिलेशन से हम लोग किस किस क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या क्या क्वांटिटी पता कर सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, हाँ इसमें आपको इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, डेटा के नहीं मिलेंगे, एग्जांपल्स नहीं होंगे। अभी हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, अभी इसके मैंने न्यूमेरिकल शुरू नहीं किए। न्यूमेरिकल्स हम लोग जब टाइम पीरियड को पढ़ेंगे ना, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, एक डेरिवेशन कराता हूँ टाइम पीरियड का, स्प्रिंग के ऑसिलेशन का, फिर उसके बेसिस पर हम लोग फिर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। Okay, now we will discuss about the oscillation of a spring. ये डेटा यहीं पड़ा रहने दो, अभी काम आएगा स्प्रिंग के ऑसिलेशन एक्सप्लेन करने में। First we have to create a table which is frictionless. एक ऐसा टेबल, एक ऐसा बेस बनाना पड़ेगा जो कैसा होगा? जो frictionless होगा। Then we have to fix a spring to a suspension point, and on the another end of the spring we are joining an object of mass m. एक m मास के ऑब्जेक्ट को इसके साथ हमने टाई कर दिया, फिक्स कर दिया।
दिस इज द मीन पोजीशन। अभी ये स्प्रिंग किसी भी तरह के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज हैविंग नो एनर्जी। अभी हमने इसके ऊपर वर्क डन नहीं किया। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तब इसके ऊपर वर्क डन होगा। वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, ऐसा चलता रहेगा। और ये सब किसके कारण से होगा? एनर्जी कन्वर्शन, वर्क डन का एनर्जी में कन्वर्ट होना या एनर्जी का वर्क डन में कन्वर्ट होना। ये मैंने आपको कल भी बताया था। इन सब का इंटरमीडिएटर कौन होता है? फोर्स होता है। तो यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग को उसकी इनिशियल कंडीशन में लाता है, उसी फोर्स के कारण ये एनर्जीज कन्वर्ट होती हैं पोटेंशियल से काइनेटिक में और काइनेटिक से पोटेंशियल में। अब एक कंडीशन हमने ये ली कि हमने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करके यहां पर इस पोजीशन पर इसको ले आए एंड द डिस्प्लेसमेंट इज x and we are applying the external force in this direction. This is the external force and restoring force is producing in the opposite direction of the displacement की opposite direction में हमने restoring force को देखा। अब जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे इस कंडीशन से, क्या होगा? ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। वो लिखा हुआ सारा डेटा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी, और यहां पर आकर के फिर से रेस्ट में आ जाएगा। फिर रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ काम करेगा? थर्ड कंडीशन में ये होगा कि ये मीन पोजीशन से दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स इन द विच डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलना आप। तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स इधर काम कर रहा है, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। एनीवेज ये ऑसिलेट करेगा, हमने देखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं टाइम पीरियड की। अभी पूरे चैप्टर में हम जो भी स्टडी करने वाले हैं ना, मैं आपको पेंडुलम बताऊंगा, स्प्रिंग बताऊंगा, यूट्यूब बताऊंगा, जिसमें वाटर या कोई भी लिक्विड ऑसिलेट कर सकता है। ऑसिलेशन ये भी हो सकते हैं। दिस इज ए यूट्यूब। इसमें हमने क्या किया? वाटर को फिल कर दिया। दोनों तरफ वाटर का लेवल सेम रहेगा। ये प्रेशर के चैप्टर में आप पढ़ रहे होंगे अभी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से ब्लो ऑफ करता हूं, थोड़ी सी हवा इसमें फूंकता हूं, तो क्या होगा? ये वाटर का लेवल यहां से नीचे जाना शुरू हो जाएगा और उधर से यहां से राइज हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ये लेवल यहां आ जाएगा, ये लेवल यहां चला जाएगा। फिर जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करते ही क्या होगा? ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वाटर इधर से इधर, इधर से इधर ऐसा जाता जाएगा। तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाएंगे? ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एनीवेज हम जिस भी टाइप का ऑसिलेशन पढ़ेंगे उसके लिए हम एक कैलकुलेशन तो पक्का करेंगे। कौन से वाली? टाइम पीरियड। हम ये बताना चाहेंगे कि ये कितने टाइम में ऑसिलेट करता है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं हम लोग। यहां पर डिस्प्लेसमेंट x लिखा है तो हम x से लिखेंगे। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स से हमने फॉर्मूला लगाया। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लगा सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? F इज इक्वल टू एम ए। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए। ए की वैल्यू क्या होती है? एक्सीलरेशन इन SHM। ये कैलकुलेट किया था क्या हमने? एक तो ये फॉर्मूला बनाया था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी साइन ओमेगा टी। एक तो ये इक्वेशन थी एक्सीलरेशन की, एक ये इक्वेशन है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखूंगा मैं? y नहीं लिखूंगा, हम इसको x से लिख रहे हैं इस डायग्राम में, तो यहाँ पर भी x लिख देंगे। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। F इज इक्वल टू m, एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और द इक्वेशन विल बी माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्या दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होंगी? आंसर है यस।
आप दोनों से ही फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाना चाहें तो इससे भी फोर्स पता लग जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे भी हम फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोनों एक ही फोर्स को बता रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन 2 लिखूंगा तो क्या क्या वैल्यूज बनेंगी, माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा, हम ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, नो m इज इन द मल्टीप्लाई, हियर इट विल कम टू द डिवाइड, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा k अपॉन x। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी नॉट x, m। ओमेगा कांस्टेंट है क्या, मैं क्यों बोलता हूं ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, दिख रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो मैंने स्प्रिंग लिया था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 4000 न्यूटन पर मीटर। तो क्या वो चेंज होगा क्या, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये ऑसिलेट कर रहा है, 15 मिनट तक ऑसिलेट करता रहा, उसमें के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एम चेंज होगा क्या। ये 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट यहाँ लगा रखा था, इसके साथ ये 5 किलोग्राम ही रहेगा, और मास तो आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो के भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एसएचएम के अंदर। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओमेगा, नॉट 2 पाई अपॉन टी, इस इक्वेशन से बताइए ना, हाँ रूट के अपॉन एम, और वी कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना सकते हैं, बड़ा आसान है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अपॉन टी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वाली वैल्यू, 2 पाई अपॉन टी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम। इसको सेट कर लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये टी यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इस पूरी क्वांटिटी को हम कहाँ लिख देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं। सो द इक्वेशन विल बी टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट के अपॉन एम। ऐसा लिखना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये जो m है इसको अपस्टेयर्स में लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग विच इज ऑसिलेटिंग। तो टाइम पीरियड में क्या क्या क्वांटिटीज आ रही हैं, 2 पाई आ रहा है, m आ रहा है, k आ रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैंने इसको x डिस्प्लेस किया था, अब मैं इस पर और ज्यादा फोर्स लगा करके इसको और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दे देता हूँ, 2x डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ, मैं इसको रिलीज करता हूँ, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, गलत। टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कहीं पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा क्या, यहाँ पे x आ रहा है क्या इस फॉर्मूला में कहीं पर भी, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड। अगर आप इसको यहां से और ज्यादा डिस्प्लेस करोगे फिर रिलीज करोगे, आप देखोगे ये हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। अब आप देखोगे इसकी ऐसा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऑसिलेशन आपको फास्ट दिखेगा, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट डबल कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवल करेगा। देखिए एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी, कल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन निकाला था क्या हमने स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट डबल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टोर होगी, इस वर्क को मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डबल करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पहले 10 जूल की स्टोर हो रही थी तो अब 40 जूल की स्टोर होगी, 4 टाइम्स, स्क्वायर लगा हुआ है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट x था तो 10 जूल की एनर्जी स्टोर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 2x कर दिया तो 40 जूल की एनर्जी स्टोर होगी। अब वो 40 जूल की पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप देखेंगे वेलोसिटी बढ़ चुकी है, ठीक है, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं करता। यहां पर कहीं पर x लिखा हुआ है क्या, आंसर है नहीं लिखा हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्वेश्चन में लिखा होगा दैट वी आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग 2 टाइम्स, 2 टाइम्स उसको कंप्रेस कर रहे हैं, पहले से कंपैरिजन करके बता रहा है,
then what will be the time period of the pendulum, what will be the time period of this object which is oscillating with the spring, जो spring के साथ oscillate कर रहा है. तो हम आप क्या आंसर दोगे? There will be no change of the time period because time period does not depend on the displacement of the particle. वो displacement पे depend ही नहीं करता है. ठीक है, तो ये पूरी कैलकुलेशन है स्प्रिंग के लिए. इसके बाद में ओमेगा के लिए मैं आपको एक दो फॉर्मूलाज और भी बता सकता हूँ. टी के लिए भी एक दो फॉर्मूला और बता सकता हूँ आपको. एम और के की वैल्यू भी हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे. एनीवेज वो कल डिस्कस करेंगे, ये आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं. इंक्रीज कर दिया, एक ऐसा स्प्रिंग लिया जो हार्ड स्प्रिंग है, 10,000 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तब जाकर के 1 मीटर डिस्प्लेस होता है. स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज हो चुका है, तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा. टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है. और अगर मैं m को इंक्रीज कर दूं, मास को इंक्रीज कर दूं, स्प्रिंग यही है, पूरा एक्सपेरिमेंट यही चल रहा है, हमने सिर्फ मास को इंक्रीज कर दिया. मास को इंक्रीज करोगे तो टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो टाइम पीरियड इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा. एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे, स्प्रिंग कैसा लिया आपने, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा कि उसके साथ आपने जो पार्टिकल लगा रखा है उसका मास क्या है, जो बॉडी आपने इसके साथ टाई कर रखी है उसका मास क्या है. थैंक यू सो मच.